आम थिंकिंग लोगों की ये होती है आप ज्यादा कैल्शियम लोगे तो स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, बट दैट इज टोटली अनट्रू। तो इनफैक्ट अगर हम देखें तो कैल्शियम वुड बी बेनिफिशियल क्योंकि वो आपके इंटेस्टाइन में ही ऑक्सैलेट के साथ कंबाइन हो जाएगा जी। और वो ऑक्सैलेट को एक्सक्रीट आउट करेगा थ्रू योर स्टूल्स। जी। सीवियर पेन होता है, तो अक्सर ये कहा जाता है स्टोन का पेन इतना सीवियर होता है दैट इज कंपेरेबल टू लेबर पेन्स। मतलब स्टोन का पेन होना या सिम्टम्स आना इट इज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बिल्कुल कोई बॉडी पे कोई कट नहीं लगता, कोई चीरा नहीं लगता। मोस्ट ऑफ द सर्जरीज आपके यूरिन के पैसेज से दूरबीन से हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो आज की डेट में जो कहते बियर या एनी अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर दैट मैटर, ये हम यूजुअली एडवाइस नहीं करते। रातों की नींद और दिन का चैन सिर्फ प्यार में ही नहीं खोता, कभी कभी इसका कारण किडनी स्टोन्स भी हो सकता है। नमस्कार, हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अश्विनी कुमार सचदेवा और आज हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन्स के बारे में। ये एक बहुत ही आम समस्या है, लेकिन कभी कभी इसके गंभीर परिणाम हो सकते। तो आज इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर श्रेयस, जो कि ट्राई सिटी के एक जाने माने यूरोलॉजिस्ट और किडनी रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर श्रेयस, आपका शो पर स्वागत है। थैंक यू। तो आज हम एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बात करने वाले हैं, किडनी स्टोन। ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों को होता है। तो हमारे दर्शकों को पहले तो थोड़ा बताइए कि ये किडनी स्टोन्स क्या होते हैं। किडनी स्टोन्स बेसिकली ये डिपॉजिट्स है जो किडनीज में बनते हैं। ये मिनरल्स और एसिड सॉल्ट से बनते हैं। ये काफी कॉमन है। इसका इंडिया में एटलीस्ट जो प्रिवेलेंस रेट है वो 10 to 12% है और इतना ही वर्ल्ड वाइड है। नॉर्थ इंडिया में थोड़ा प्रिवेलेंस ज्यादा है जो अप्रोक्सीमेटली 15% के अराउंड है। तो जो ट्रॉपिकल इलाके हैं, जो गर्म इलाके हैं, वहां पे इनका प्रेवलेंस ज्यादा है। तो क्यों ये किडनी स्टोन्स बन जाते हैं, इसके क्या कारण होते हैं? किडनी स्टोन्स बनने के वैसे काफी कारण होते हैं। जो मोस्ट कॉमन होता है हेरिडिटरी या फैमिलियल, हम कहते हैं कि फैमिली में चले आ रहा है और उस वजह से लोगों को किडनी स्टोन बन जाता है। दूसरा एक होता है लिक्विड्स का इनटेक कम होना। स्पेशली पानी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग पानी कम पीते हैं उनमें किडनी स्टोन बनने के रिस्क बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट आता है डाइट। अब डाइट में दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है, ऑक्सैलेट और यूरिक एसिड। अब जिन जिन चीजों में ये दोनों केमिकल्स कह लो इनकी मात्रा ज्यादा होती है उनमें किडनी स्टोन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। जैसे ऑक्सैलेट होता है हमारे नट्स में, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, बादाम, काजू, इनमें ज्यादा होता है। चॉकलेट्स में ज्यादा होता है, कैफीन में होता है, ठीक है। हमारी लीफी ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो हम कहते हैं पालक, ठीक है, उसमें ज्यादा होता है। टोमेटोस, ब्रिंजल, इन सब में ऑक्सैलेट ज्यादा होता है। और जो एनिमल प्रोटीन्स होते हैं नॉन वेजिटेरियन डाइट्स, उनमें यूरिक एसिड ज्यादा होता है। तो जो लोगों की टेंडेंसी होती है ये प्रोडक्ट्स ज्यादा कंज्यूम करने की, उनमें किडनी स्टोन बनने का रिस्क बढ़ जाता है। जी। तो जैसे आपने लाइफस्टाइल फैक्टर्स बताए, तो लाइफस्टाइल फैक्टर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ किडनी स्टोन। तो इसी कारण से आई थिंक ये किडनी स्टोन का प्रेवलेंस अभी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हो। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, मोटापा बढ़ने की वजह से हमें काफी सारी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो जाते हैं, जैसे डायबिटीज का होना। तो इन सारे लोगों में भी किडनी स्टोन्स का रिस्क बढ़ जाता है। तो जैसे हमने कहा लाइफस्टाइल, ओबेसिटी इज ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंजेस। हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, हम एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, भागदौड़ मूवमेंट हमारी कम हुई है। तो ये काफी बड़ा फैक्टर है जो इन टर्न किडनी स्टोन्स को भी बढ़ा सकता है। तो एक लोगों का सवाल या कि मिथ ही कहो, कॉजेस के रिलेटेड ही, कि कैल्शियम ज्यादा लेने से उनको किडनी स्टोन हो सकते हैं, कि कैल्शियम सप्लीमेंट लें तो किडनी स्टोन हो सकते हैं। तो इसके बारे में क्या कहें? राइट, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये बहुत बड़ी मिथ है और काफी, मैं ओपीडी में भी जो मेरे पेशेंट्स आते हैं वो भी मुझसे ये सवाल पूछते हैं। आम थिंकिंग लोगों की ये होती है आप ज्यादा कैल्शियम लोगे तो स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, बट दैट इज टोटली अनट्रू। कैल्शियम अकेला कल्प्रिट नहीं होता। जो किडनी में आम स्टोन जो पाए जाते हैं, सबसे कॉमन जो स्टोन पाए जाते हैं वो होते कैल्शियम ऑक्सैलेट। अब इसमें जो
कल्प्रिट है वो होता है ऑक्सलेट रादर देन कैल्शियम। इनफैक्ट हम एक पैथोफिजियोलॉजी जो होती है स्टोन कैसे बनते हैं, स्पेशली जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन कैसे बनते हैं वो मैं शॉर्ट में डिस्कस करना चाहूंगा। तो जो ऑक्सलेट हम जैसे मैंने बताया था काफी सारे फूड प्रोडक्ट्स में ऑक्सलेट होता है, तब जब हम ये ऑक्सलेट कंज्यूम करते हैं तो काफी सारे जो ऑक्सलेट होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन्स में कैल्शियम के साथ कंबाइन हो जाता है, और जब ये इंटेस्टाइन में कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाता है ये हमारे स्टूल्स के साथ पास आउट हो जाता है, ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते। बट जब ऑक्सलेट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और कैल्शियम की क्वांटिटी कम हो जाएगी तब क्या होगा कि फ्री ऑक्सलेट हमारे इंटेस्टाइन में काफी ज्यादा होगा, और वो फ्री ऑक्सलेट इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और ब्लड स्ट्रीम से इवेंचुअली वो किडनी तक पहुंच जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि ऑक्सलेट और कैल्शियम की कंबाइन करने की टेंडेंसी होती है, तो जो फ्री ऑक्सलेट आपकी किडनी में पहुंचा हुआ है वो वहां पे कैल्शियम के साथ कंबाइन होके किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बना देगा। तो इनफैक्ट अगर हम देखें तो कैल्शियम कुड बी बेनिफिशियल क्योंकि वो आपके इंटेस्टाइन में ही ऑक्सलेट के साथ कंबाइन हो जाएगा जी, और वो ऑक्सलेट को एक्सक्रीट आउट करेगा थ्रू योर स्टूल्स जी। तो इसी के साथ जैसे पैथोफिजियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, इवन हाई सोडियम डाइट जिसमें सोडियम का कंटेंट ज्यादा होता है, सॉल्ट का कंटेंट है, वो भी एक ऐसे ही फैक्टर से इसी पैथोफिजियोलॉजी से स्टोन ज्यादा इंक्रीज करता है। सोडियम हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, शुगर्स हम जो लेता है, तो ये सारी चीजें स्टोन फॉर्मेशन टेंडेंसी को बढ़ा देती है जी। तो आगे चलते हैं, हम बात करेंगे सिम्टम्स की। तो एक पर्सन कैसे प्रेजेंट करता है अगर उनके स्टोन्स हैं, तो उसको क्या सिम्टम, क्या अर्ली सिम्टम्स आ सकते हैं कि जिससे पता लग सकता है कि उन्हें स्टोन है, या फिर ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं कि कोई सिम्टम ना प्रोड्यूस करें। थोड़ा सिम्टम्स के बारे में बात करने के पहले मैं 2 लाइन इस बारे में बता चाहूंगा। जो हमारे किडनी स्टोन्स होते हैं उसके लोकेशन के अराउंड कोडिंग सिम्टम्स आते हैं। ओके। तो जो हम कॉमनली हम कहते हैं कि हर स्टोन को किडनी स्टोन हम कह लेते हैं। तो किडनी जो हमारा यूरिनरी ट्रैक होता है वो किडनी से स्टार्ट होता है, नीचे किडनी से आने वाली पाइप जिसको हम यूरेटर कहते हैं, और वो यूरेटर हमारी ब्लैडर जिसको हम पेशाब की थैली कहते हैं उसमें वो अटैच होता है। तो इन लोकेशंस के अकॉर्डिंग पेशेंट्स को सिम्टम्स आता है। जो किडनी स्टोन होता है मेनली नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव किडनी स्टोन्स होता है। अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे, यूरिन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से पेशेंट को अक्सर सिम्टम्स नहीं आएंगे। सिम्टम्स ज्यादा करके तब शुरू होते हैं जब यूरिन के पैसेज में रुकावट हो, तो इसे हम यूजुअली ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन्स कहते हैं। इसमें जो कॉमनली सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं, सबसे कॉमन होता है पेन, सीवियर पेन होता है। तो अक्सर ये कहा जाता है स्टोन का पेन इतना सीवियर होता है दैट इज कंपेरेबल टू लेबर पेन्स जो डिलीवरी के समय फीमेल्स में होता है, तो इतना सीवियर पेन होता है। और अगेन जो पेन होता है दैट इज नॉट अ कंटिन्यूअस पेन, उसमें स्पैस्मोडिक पेन होता है जो आता है जाता है जी, ठीक है। इसे हम कोलिकी पेन कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। इसके अलावा पेशेंट को पेन के अलावा नोजिया, वॉमिटिंग ये फीलिंग्स हो सकती है, ठीक है। पेशेंट को यूरिन पास होने में दिक्कत हो सकती है, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, बर्निंग मिक्चुरेशन मतलब बाथरूम करते समय जलन महसूस होना, ठीक है। कभी कभार बाथरूम में ब्लड तक आ सकता है जी। तो कॉमनली ये सारे जो सिम्टम्स हम यूजुअली स्टोन से रिलेट करते हैं। ओके। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन को स्टोन्स तो हैं बट वो कुछ प्रेजेंट नहीं कर रहे, उसके कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, कोई लक्षण नहीं है? राइट, ऐसे स्टोन्स भी हम अक्सर हमारे प्रैक्टिस में देखते हैं, ऑल्दो इट इज लेस कॉमन, जिसकी इंसिडेंस आप मान के चलो लेस देन 5% है। ओके। बट ये इनफैक्ट ऐसे स्टोन ज्यादा डेंजरस माने जाते हैं, स्पेशली जब पाइप में आके फंसते हैं और पेशेंट को कोई सिम्टम ना हो। काफी हमारे पास पेशेंट हमने देखे हुए हैं कि किसी और चीज के लिए अल्ट्रासाउंड करवाता है और उसमें पता चलता है कि पाइप में स्टोन फंसा हुआ है, और वो स्टोन फंसने की वजह से उनकी किडनी में इतनी ज्यादा रुकावट होती है कि किडनी ऑलमोस्ट फेल हो जाती है जी। तो ये इनफैक्ट जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन्स है और वो जो सिम्टम्स अगर नहीं शोन कर रहे तो वो सबसे ज्यादा डेंजरस माने जाते हैं। तो सिम्टम होना कभी कभार बेनिफिशियल हो सकता है कि अगर वो स्टोन फंसा हुआ है और पता भी नहीं लग रहा है किसी पर्सन को, तो ये आगे चल के किडनी को डैमेज भी कर सकता है और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसका अगर बाद में पता चलता है तो ये काफी देर हो चुकी होती है। राइट। तो जैसे आपने कहा मतलब वेरी ट्रू, मतलब स्टोन का पेन होना या सिम्टम्स आना इट इज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आपको सिम्टम्स आ रहे दैट मीन्स कि कोई दिक्कत है, आप उसका इलाज करवाओगे। बट अगर कोई स्टोन आपके यूरिनरी ट्रैक में फंसा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है किडनी के आउटफ्लो को, बट अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे तो आप उसका इलाज ही नहीं सीख करोगे, एंड इनफैक्ट दैट विल कॉज मोर हार्म लॉन्ग टर्म में।
किडनी डैमेज तक हो जाती है। तो इसको कैसे हम डायग्नोज करेंगे? इसको अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं तो हाउ डू यू प्रोसीड विद द डायग्नोसिस? इसको कैसे हम टेस्ट करते हैं, क्या टेस्ट कराते हैं? जब पेशेंट हमारे साथ जो मैंने सिम्टम्स बताए इन सिम्टम्स के साथ आ जाता है, हमें ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमें ऑलमोस्ट पता चल जाता है कि पेशेंट को किडनी स्टोन का पेन होता है। उसके बाद हमें डायग्नोसिस बनाने के लिए जो सबसे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन या स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन टेस्ट कह लो, वो होता है एक अल्ट्रासाउंड। जी। अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है पेशेंट को जो पेन हो रही है वो स्टोन की पेन है या किसी और चीज की पेन है। कभी कभार जैसे यूरेट्रिक स्टोन होते हैं, लोअर यूरेट्रिक स्टोन, अगर वो पेशेंट को है तो कभी कभार वो अल्ट्रासाउंड में नजर नहीं आते, बट दैट डजंट मीन पेशेंट को स्टोन नहीं है। बट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से किडनी में स्वेलिंग नजर आती है, जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो हमें उससे भी अंदाजा हो जाता है कि पेशेंट को ये स्टोन हो सकता है, जो इनडायरेक्ट एक साइन हो सकता है। एग्जैक्टली इनडायरेक्ट साइन है। अब इसे फिर हम कंफर्म करने के लिए फिर जो हमारी डेफिनेटिव टेस्ट होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, वो होता है एक सीटी स्कैन। ओके। तो तब कंफर्म करने के लिए फिर हम सीटी स्कैन करवाते हैं, जिसमें फिर हमें स्टोन है या नहीं है वो कंफर्मेशन मिल जाती है। जी। तो क्या कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे हम कंफर्म कर पाए कि ये कौन से टाइप का स्टोन है? इसको कंफर्म करना क्या जरूरी है हमारी ट्रीटमेंट मोडालिटी के लिए, या फिर हमें सब स्टोन्स की मैनेजमेंट सिमिलर तरीके से ही करना? राइट। तो जो आपका पहला सवाल है स्टोन कौन से टाइप का ये पता करना, ये हमारे पास होता है जब स्टोन हमें उसका पीस, पूरा स्टोन या उसका कोई पीस भी मिल जाए तो हम उसे लैब में भेज सकते हैं। उसकी टेस्टिंग को मेटाबॉलिक एनालिसिस कहते हैं जी। जिससे हमें पता चलता है ये कौन से टाइप का स्टोन है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कैल्शियम ऑक्सलेट तो मैं बता चुका हूँ, एक जो मोस्ट कॉमन स्टोन टाइप होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। उसके अलावा होते हैं यूरिक एसिड स्टोन्स, सिस्टीन स्टोन्स, स्टूवाइड स्टोन्स, ये अलग टाइप के हैं जो बट 80 to 90% हम कह लो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। तो ये हमारी फर्दर ट्रीटमेंट और आगे प्रिवेंशन को हेल्प कर सकते हैं कि कौन सा स्टोन है, तो उसी अकॉर्डिंग हम मेजर्स ले सकते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि डाइट ऑल्सो प्लेस अ इम्पोर्टेंट रोल। तो आगे चलते हैं हम ट्रीटमेंट की ओर। अगर हमने डायग्नोस कर लिया है अभी स्टोन है, तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन, कि कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, और क्या हर स्टोन में ट्रीटमेंट की जरूरत होती है? सो अगेन जो ट्रीटमेंट भी हमारा होता है स्टोन के लिए, वो इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ स्टोन। किडनी में स्टोन है या फिर किडनी की पाइप जिसे यूरेटर कहता है उसमें स्टोन है या ब्लैडर में स्टोन है, तो हम एक एक करके बात करेंगे। जो किडनी के अंदर अगर कोई स्टोन है जी, और अगर वो नॉन, जैसे मैंने कहा ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन ज्यादा डैमेज करते हैं। अगर छोटा स्टोन है लेस देन 5 मिलीमीटर्स और वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है जी, तो यूजुअली हम ऐसे छोटे स्टोन्स को ट्रीट नहीं करते। उससे ये स्टोन की टेंडेंसी लेस देन 5 mm के जो स्टोन्स होते हैं उनकी टेंडेंसी अपने आप पास आउट होने की होती है। ओके। तो दे कैन पास आउट ऑन देयर ओन और उसमें कोई एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती। उसमें आप पेशेंट को सिंपली एडवाइस कर सकते हो कि लिक्विड का इंटेक ज्यादा रखे, नंबर 1। नंबर 2, जो ऑलरेडी बने हुए स्टोन्स हैं वो ज्यादा और बड़े ना हो, उसके लिए हम कभी कभार पेशेंट को अल्कनाइजर सिरप्स होता है उन पे स्टार्ट करते हैं। उसका पर्पस ये होता है कि यूरिन के पीएच को हम अल्कलाइन करें, ओके, जिसकी वजह से जो स्टोन, न्यू स्टोन फॉर्मेशन या ऑलरेडी जो बने स्टोन है उनकी साइज ना बढ़े, उसमें वो हेल्प करता है। अप टू 5 mm के स्टोन जो कि ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे यूरिन के फ्लो को, उसको हम विदाउट सर्जरी या विदाउट एक्टिव इंटरवेंशन मैनेज कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये है। दूसरे है कि अगर 5 mm से बड़े स्टोन है, 10 mm के ऊपर जो स्टोन होते हैं उसमें तो फिर ऑपरेट ही करना पड़ता है, क्योंकि 10 mm बाय लिटरेचर अगर हम जाए तो 10 mm के ऊपर वाले स्टोन अपने आप पास आउट नहीं होंगे। और वो एंड ऑल्दो एलोपैथी में एज सच कोई मेडिसिन नहीं है जो स्टोन को डिसॉल्व करे। काफी लोगों की मिथ होती है कि कोई हमें डॉक्टर साहब ऐसी कोई दवाई दे दो कि स्टोन हमारे डिसॉल्व हो जाए। तो मैं आपके मीडियम के थ्रू लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि एलोपैथी में देयर इज नो सच मेडिसिन जो स्टोन को डिसॉल्व कर दे। स्टोन ट्रीटमेंट के 2 ही तरीके थे, इधर वो अपने नॉर्मल यूरिनरी पैसेज से पास आउट हो जाए यूरिन के साथ, या फिर वो काफी बड़ा हो
तो उसे फिर ऑपरेट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा 10 mm के ऊपर वाले वो पास आउट नहीं होंगे, उन्हें ऑपरेट ही करना पड़ेगा। 5 to 10 mm वाले जो स्टोन्स होते हैं वो प्लस माइनस होता है, वो अपने आप पास आउट हो भी सकते हैं या फिर अगर नहीं होते तो फिर ऑपरेट करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन अगर हम बात करें, ऑपरेशन भी अलग अलग वैरायटी के ऑपरेशंस होते हैं। आजकल मेनली जो ऑपरेशंस होते हैं वो एंडोस्कोपिक सर्जरीज होती है। पुराने जमाने में मे बी हम अगर 20 साल पहले चले जाए तो ज्यादा करके ओपन सर्जरीज होती थी, बट आज के एडवांस एज में एंडोस्कोपिक सर्जरी प्रिविलेंट है। पहले हम देखते थे कि बहुत बड़े चीरे लगते थे फॉर अ स्मॉल स्टोन। एग्जैक्टली आजकल उसकी जरूरत एग्जैक्टली बिल्कुल कोई बॉडी पे कोई कट नहीं लगता, कोई चीरा नहीं लगता। मोस्ट ऑफ द सर्जरीज आपके यूरिन के पैसेज से दूरबीन से हो जाती है। तो वो आपके पाइप में अगर स्टोन हो या आपके किडनी में स्टोन हो, उससे भी हो सकता है। तो हम इसे यूरेट्रोस्कोपी और RIRS कहते हैं। तो दूरबीन आपके बाथरूम के पैसेज से ही दूरबीन वो स्टोन तक पहुंचेगी और वहां पे पहुंच के लेजर या किसी और मीडियम से वो स्टोन को हम पूरा फ्रैगमेंट करते हैं या उसकी पाउडर बना देते हैं जी। ये होता है। और एक तरीका होता है PCNL कहते हैं। अगर स्टोन काफी बड़ा है, एंडोस्कोपिकली आपके नॉर्मल यूरिन के पैसेज से अगर नहीं निकल पा रहा, तो उसमें हम एक ऑप्शन होता है PCNL, परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोटमी। इसमें हम कमर में से बैक से छोटा सा छेद करके, वो भी छेद लेस देन 1 सेंटीमीटर का होता है, उस छेद से दूरबीन जाती है और वहां से हम स्टोन को अगेन फ्रैगमेंट करके निकालते हैं या फिर लेजर करके पूरा डस्ट बना देते, पाउडर बना देते। एक और ट्रीटमेंट हम सुनते हैं ESWL, जिसमें बाहर से ही स्टोन को तोड़ दिया जाता है। वो क्या ट्रीटमेंट है, हमारे दर्शकों को बताइए। ESWL का फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। आज की डेट में इसका जो यूसेज है वो कम होते जा रहा है। रीजन इज हमारे पास लेसर इन्वेजिव सर्जरीज और आ गई मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज काफी आई हुई है। तो ये ESWL है। अगेन जैसे मैंने कहा कि 20 साल पहले ओपन सर्जरी ज्यादा होती थी, उस जमाने में ESWL काफी प्रिविलेंट थी, कॉमन थी, क्योंकि लोग सर्जरी से डरते थे। इनफैक्ट इतना बड़ा इंसिजन लगेगा तो हर किसी को डर लगता है। तो इसमें होता ही है कि ये एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसमें बाहर से शॉक वेव्स दी जाती है और वो शॉक वेव से स्टोन को तोड़ा जाता है। बट अगेन इसके एडवांटेजेस एडवांटेज ये कि नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, बट इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि उसका सक्सेस रेट सिर्फ 60% है। नंबर 1 तो 60% स्टोन में ही ब्रेक होंगे, 40% हो सकता है उनको बिल्कुल कुछ ना हो। नंबर 2 ये स्टोन में सिर्फ क्रैक क्रिएट करता है। बाद में तो जो क्रैक होके स्टोन के पीसेस वो तो अपने आप ही निकलेंगे। तो कभी कभार वो किडनी में आप क्रैकिंग करोगे, वो पीसेज जो फ्रैगमेंट्स है वो आपके यूरिन पाइप यूरेटर में आके फंस सकते हैं और पेशेंट को और ज्यादा सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं। सेकेंडली अब बाहर से शॉक वेव्स पास करते हो, वो शॉक वेव से किडनी पे भी थोड़ा बहुत असर होता है, क्योंकि किडनी पे पंच करने लायक एक वो इक्विवेलेंट टू पंचिंग द किडनी। तो ये जो आपने ट्रीटमेंट ऑप्शन बताए, हाउ सेफ आर दे? इनके कुछ क्या ये पेनफुल होती हैं ये ट्रीटमेंट ऑप्शन जो एंडोस्कोपिकली या थ्रू यूरिनरी ट्रैक्ट जाके हम स्टोन पास करते हैं, तो कितने इफेक्टिव हैं और इसमें क्या पेशेंट को तकलीफ हो सकती है? तो जैसे मैंने बताया आपको, ये जो सारे प्रोसीजर्स, लेटेस्ट प्रोसीजर, दे आर मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स। तो इसमें जो पेशेंट को पेन है वो काफी मिनिमल होता है, काफी कम होता है। आप अगर हम पेन की बात करें तो पेशेंट को सेम डे बस थोड़ा बहुत पेन होता है, बहुत लाइट पेन किलर्स लेने पड़ते हैं और अगले दिन से पेशेंट ऑलमोस्ट फ्री टू गो होम। यूजुअली हम नेक्स्ट डे हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट डे हम यूजुअली डिस्चार्ज करते हैं। इनफैक्ट कुछ प्रोसीजर तो ऐसे हैं कि हम सेम डे भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, बट जस्ट ड्यू टू एनेस्थीसिया, क्योंकि ये सारे प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया होता है। तो एनेस्थीसिया की वजह से हमें ओवरनाइट स्टे के लिए हमें रखना पड़ता है। जैसे आपने बताया RIRS एक लेटेस्ट टेक्निक है, तो किसी को ये कराना हो तो इसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या रहती है? RIRS जो प्रोसीजर है उसकी अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में और कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो उसकी ऑन एन कॉस्ट 70,000 to 1.5 लाख के अराउंड। ओके, तो इसमें किया जा सकता है, इट इंक्लूड्स ऑल स्टे एंड एवरीथिंग। एग्जैक्टली, इसमें सब कुछ होता है, जो पैकेज वगैरह सारा इंक्लूडेड होता है। तो आगे चलते हैं, हम बात करेंगे प्रिवेंशन की ओर। जैसे कई लोगों को स्टोन होते हैं, ट्रीटमेंट कराने के बाद भी रिकरेंस हो सकती है और कईयों को ये टेंडेंसी ज्यादा होती है कि उनको स्टोन बन सकता है। जैसे आपने बताया कुछ हेरिडिटरी भी ऐसे कारण होते हैं। तो किसी को ऐसे क्या अपने मेजर्स करने चाहिए जिससे वो स्टोन होने की टेंडेंसी कम कर सके या फिर दोबारा होने की भी रिस्क कम कर सके?
तो सबसे बड़ी बात तो ये, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स के साथ ये एक डिक्टम यूज करता हूँ, वंस अ स्टोन फॉर्मर ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर। तो दोबारा स्टोन ना बने तो उसके लिए कुछ चीजें होती है। सबसे पहले तो आपका लिक्विड इंटेक बढ़ा दें, पानी का इंटेक हम पेशेंट को बढ़ाने बोलते हैं। अनटिल अनलेस पेशेंट को कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन, जैसे हार्ट पेशेंट है, किडनी फेलियर वाले पेशेंट है, जिनमें हम ज्यादा लिक्विड्स नहीं एडवाइस करते हैं। बट अदरवाइज जो फिट पेशेंट है उनमें हम कहते हैं कि ड्यूरिंग समर्स स्पेशली 3.5 to 4 लीटर्स ऑफ लिक्विड पूरे 24 आवर्स में होना चाहिए, एंड ड्यूरिंग विंटर्स अप्रोक्सीमेटली 2.5 लीटर्स पर 24 आवर्स। पेशेंट को ये समझना है कि अगर उनको कोई और बीमारी है, हार्ट की या कोई और बीमारी है, तो अपने डॉक्टर से मिलके राइट उनको जानना जरूरी है कि कितना पानी वो ले सकते हैं। एग्जैक्टली। तो हर किसी को ऐसा नहीं है कि 3 से 4 लीटर पीना है, बट फॉर फिट पर्सन उनको 3 से 4 लीटर ड्यूरिंग समर पानी लेना चाहिए। इतना है। तो एक तो ये प्रिकॉशन होता है। दूसरा, डाइट मॉडिफिकेशंस कुछ करनी पड़ती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कुछ फूड्स में ऑक्सैलेट्स और यूरिक एसिड ज्यादा होता है, तो वो हमें फूड स्टफ पे थोड़ा कट डाउन करना पड़ता है। मैं अपने पेशेंट को कभी नहीं कहता कि इन फूड स्टफ को पूरी तरह अपनी डाइट से बंद कर दो, बट एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज एक्सेप्टेबल। तो एक मॉडरेट क्वांटिटी में वो ले सकता है। नंबर 3, दूसरा, जैसे मैंने कहा, एक हमारे यूरिन के पीएच को अल्कलाइन रखना काफी जरूरी है जी। तो जो रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स है उन्हें हम कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए ये अल्कनाइजिंग सिरप्स होता है उन पे स्टार्ट करता है। ओके। तो मैं फ्रीक्वेंटली अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि हर 2-3 महीने बाद एटलीस्ट 10-15 दिनों के लिए वो सिरप वो कंज्यूम करें, जिससे उनका पीएच थोड़ा अल्कलाइन साइड पे होगा और स्टोन बनने की जो टेंडेंसी वो कम हो जाएगी। ऑल्दो 0 नहीं हो सकती, बट एटलीस्ट कम हो जाएगी। तो एक लोगों का बहुत ही कॉमन सवाल रहता है जो आसपास सब लोग डिस्कस करते हैं कि बियर पीने से स्टोन कम हो जाता है, या किसी को अगर स्टोन है और अगर वो बियर पीता है तो उसके स्टोन डिसॉल्व हो जाएंगे। राइट। तो इसमें क्या सच्चाई है? ये भी एक मिथ मैं कहूंगा जी। बियर या एनी अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर दैट मैटर, ये डाईयूरेसिस का काम करता है। डाईयूरेसिस मतलब यूरिन प्रोडक्शन बढ़ाना। तो जब पीछे से किडनी का यूरिन प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो नीचे स्टोन को पुश करेगा। ये कंसेप्ट होता था। पुराने जमाने में हाइड्रेशन थेरेपी भी होती थी, बट आज की डेट में हाइड्रेशन थेरेपी में ये होता था कि पेशेंट को इंट्रावेनसली फ्लूइड्स हम दे, जिससे ज्यादा फ्लूइड होगा तो ज्यादा यूरिन बनेगा और वो प्रेशर से स्टोन निकल जाएगा। बट आज की डेट में ये जो कंसेप्ट है ये ऑब्सोलेट हो गया, क्योंकि अगर कोई इम्पैक्टेड स्टोन है, इम्पैक्टेड स्टोन मतलब फंसा हुआ स्टोन है, तो वो तो हिलेगा नहीं, बट हम जितने फ्लूइड्स दे रहे हैं जो वो किडनी को और डैमेज करेंगे, इंट्रा रीनल प्रेशर बढ़ेगा और किडनी को ज्यादा डैमेज हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो आज की डेट में जो कहते हैं बियर या एनी अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर दैट मैटर, ये हम यूजुअली एडवाइस नहीं करते। तो उनको अवॉइड करने चाहिए। बियर से ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टोन डिसॉल्व होगा या पास ही हो जाएगा। एग्जैक्टली। बल्कि वो डैमेज भी कर सकता है अगर ये ऑब्स्ट्रक्टिंग हो। डैमेज। एंड सेकेंडली दूसरा ये कि अगर कोई हमारे पास पेशेंट आता है तो ऑब्वियसली हम उसे मेडिसिन देंगे। स्टोन पास आउट होने के लिए जो यूरेटर को डायलेट करने के लिए हम कुछ मेडिसिन होती है वो हम स्टार्ट करते हैं, पेन किलर्स देंगे। अब इन मेडिसिन के साथ अगर कोई अल्कोहलिक प्रोडक्ट लोगे तो उसमें वो इंटरेक्शन होने का भी डर होता है, रिएक्शन होने का भी डर होता है। तो इसलिए मैं अपने पेशेंट को अक्सर एडवाइस नहीं करता कि बियर या कोई अल्कोहलिक प्रोडक्ट कंज्यूम करे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो एक लास्ट हमारे दर्शकों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो ये स्टोन्स से जूझ रहे हैं, जिनको ये स्टोन्स की प्रॉब्लम है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरी सबसे पहली एडवाइस तो ये होगी, अगर किसी को ऑलरेडी पता है कि उनके किडनी में स्टोन्स है, भले सिम्टम्स ना हो, तो सबसे पहले किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से मिलके एडवाइस ले कि इन स्टोन्स का क्या करना चाहिए। या जरूरी नहीं कि जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि जरूरी हर स्टोन के लिए ऑपरेशन ही करना है, बट डॉक्टर आपको सही गाइडेंस करेगा कि उसको ऑब्जर्व भी कैसे करना है, कितना फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व करना है और कौन से वो साइंस एंड सिम्टम्स होंगे कि आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास पहुंचना है और उसकी ट्रीटमेंट सीख करनी है। तो मेन तो ये होगा, अपना लिक्विड इंटेक ज्यादा रखे, हेल्दी डाइट रखे, रेगुलर एक्सरसाइज, ओबेसिटी अवॉइड करे, एंड सेकेंडली स्टोन अगर आपको पता है ऑलरेडी है तो किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से आप जरूर संपर्क करें। तो थैंक यू डॉक्टर श्रेयस, हमारे दर्शकों के साथ किडनी स्टोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने के लिए। तो आज हमने जाना कि किडनी स्टोन्स क्या होते हैं, कैसे वो बनते हैं हमारे यूरिनरी ट्रैक में और उसके क्या सिम्टम और क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। तो अगर आपको भी किडनी स्टोन्स हैं
या आसपास में किसी रिश्तेदार या फ्रेंड को किडनी स्टोन है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें या फिर हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।